बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फूड पांडा की ड्यूटी ऑफ करने के बाद वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी अपनी खालाजाद कज़न सोनिया और उसके मंगेतर पर पड़ी तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। गम और गुस्से की एक शदीद लहर मुझे अपने सर में उठती हुई महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद मेरी निगाहें सोनिया के खिलते गुलाब जैसे चेहरे पर से एक सेकंड के लिए भी न हट सकी। ये वो चेहरा था जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। ये मोहब्बत कोई 2-4 साल पहले की न थी, न ही किसी खुर्द पौधे की तरह अचानक पैदा हुई थी, बल्कि ये मोहब्बत मेरे दिल में उस वक्त उजागर हुई जब मोहब्बत का मायने भी मैं नहीं जानता था। और जब इस बात की समझ आई और दिलो दिमाग में इस मोहब्बत को पा लेने की शिद्दत उभरी तो पता चला कि ये सब एक तरफा ट्रैफिक थी। सोनिया ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, वो तो मुझसे दिल लगी करती रही, या फिर उसे टाइम पास कह लें। लेकिन मैं ही नादान था कि मैं उसको समझ ना पाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसकी मोहब्बत में पागल होकर इतनी दूर तक न चलता, बल्कि बहुत पहले ही उससे अपना रास्ता हटाने के लिए अपने दिलो दिमाग को तैयार कर लेता। मोहब्बत का ये इख्तिताम उसने किया भी तब जब उसको मंशा के मुताबिक रिश्ता मिल गया तो वो सब कुछ भुलाकर मंगनी के बंधन में बंध गई। और अब तो सुना था कि उन लोगों की शादी भी जल्द होने वाली है। देखते ही देखते मेरी आंखों में नमकीन पानी आंसुओं की सूरत में जमा होने लगा। मैंने जख्मी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और सर झटकते हुए वहां से जाने ही लगा था कि अचानक उसका मंगेतर ऐन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुसाफिर के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो ना चाहते हुए भी मैंने उसका हाथ थाम लिया। सलाम दुआ के बाद वो चहकते हुए बोला, तुम यहाँ, सब खैरियत है? तो मैंने उसके चुपते हुए लहजे को साफ साफ महसूस कर लिया। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। ओ आई सी, उसने बड़े मानीखेज अंदाज में होंठ सिकोड़ते हुए कहा। कितना हसीन इत्तेफाक है कि सोनिया को आज पिज्ज़ा खाना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैकडॉनल्ड लेकर आऊं, लेकिन क्या पता था कि तुमसे भी यहाँ मुलाकात हो जाएगी। भाई, किसी आम दुकान से पिज़्ज़ा खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। मैकडॉनल्ड के पिज़्ज़े की अपनी ही बात होती है। पैसे तो लगते हैं लेकिन चीज़ अच्छी होती है। पैसों की मुझे इतनी परवाह भी नहीं है। हालांकि सोनिया तो खफा हो रही थी कि खामखा पैसे खर्च कर डाले, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम बस फरमाइशें करने वाली बनो। तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना मेरे दाएं हाथ का काम है। वैसे भी मुझे पैसों की कमी थोड़ी ना है। मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां तो मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। क्यों भाई सोनिया, क्या कहती हो? सोनिया उसकी बैक साइड पर खड़ी थी। जो ही वो पलटा तो सोनिया और मैं आमने सामने एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। एक दूसरे से नजर मिली तो हमने अपनी अपनी नजरें चुरा ली। अब हमारे दरमियान एक नौदौलतिया खड़ा था जिसकी तान पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही खत्म हो रही थी। जाने क्यों मेरे होठों पर मुस्कुराहट सी आ गई और दिल ने एक सदा लगाई कि तुम किसी ऐसे ही लड़की को डिजर्व करती थी जो सुबह शाम प्राइस लिस्ट के राग तुम्हारे सामने अलापता रहे। एक वो वक्त भी था जब मैं अपनी पॉकेट मनी से सोनिया के लिए छुपते छुपाते गिफ्ट लाता। वो अक्सर मुझसे पूछती थी कि ये कितने का लाए हो, लेकिन मैं हमेशा कीमत छुपा जाता और कहता कि मोहब्बत से खरीदी गई चीज़ बस वसूल करते हैं, उसकी कीमत नहीं पूछते, वरना उस चीज़ की कदर मंजिलत ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरी बातों पर अक्सर मुझे पुरसताइश नज़रों से देखते हुए मेरी तारीफ में ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाती और कहती कि प्राइस तो मैं तुमसे इसलिए पूछती हूँ कि देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा ज़र्फ कितना है। तुम गिफ्ट लाकर इसकी कीमत कितनी दफ़ा मेरे सामने दोहराओगे। शुक्र है कि तुम ऐसी छिचोरी हरकतें नहीं करते। वो मेरी दोस्त है ना, नगीना। उसका मंगेतर अगर एक छल्ला भी उसके लिए लाता है तो बार बार बस गिनता ही चला जाता है। कितना छिचोरा लगता है ना अगर कोई आपके लिए गिफ्ट लाए और फिर उसकी कीमत आपके सामने दोहराता चला जाए। वो मेरी तरफ फखरिया नज़र से देखती हुई बोलती चली जाती थी और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता जाता। लेकिन अब वो बदल गई थी। अब उसे ये बातें बुरी नहीं लगती थी। अगर बुरी लगती तो वो आज इस नौदौलतीय लड़के की बातों पर हंस न रही होती। उसकी गर्दन आज गुरूर से अकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी हंसी का साथ नहीं दे रही थी और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसके मंगेतर की बातों के जवाब में क्या कहूँ। लिहाजा मैंने उनसे माजरत करते हुए कहा कि मुझे आज घर जरा जल्दी जाना है, देर हो रही है, फिर कभी आपसे मिलेंगे। तो एकदम उसके मंगेतर राहिल मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, तो भाई हम भी उधर ही जा रहे हैं। आज मेरा अपनी सासू माँ के हाथों से कुछ देसी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने सोनिया से कहा कि रात का डिनर तुम लोगों की तरफ होगा, तो चलो ना हमारे साथ ही। तब मैंने सख्ती से इनकार करना चाहा ही था कि एकदम ही सोनिया ने कहा,
कहाँ बसों में धक्के खाते फिरोगे तुम, हमारे साथ ही चलो। वैसे कई दिनों से अपनी फटफटी पर क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने आहिस्ता से कहा, वो ख़राब है, वर्कशॉप ले जानी थी, अब वीकेंड पर ही लेकर जाऊंगा। तो उसके चेहरे पर एक अजीब तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे कहना चाह रही हो कि बस तुम्हारी यही औकात है। भला तुम जैसे खाली जेब वाला मुझे कैसे पा सकता था? मैं शदीद नर्वस हो गया। तभी वो बोली, हमारे साथ ही चलो, हम सब ने एक ही जगह तो उतरना है, फिर अलग अलग क्या जाना। उसने अजीब शान बेनियाजी से कहा। तो मैं एकदम बहाना बनाते हुए बोला कि मुझे रास्ते में एक दो काम है, वो भी निपटाने हैं, आप लोग जाएं। वैसे भी मेरा आपके साथ जाना कुछ मुनासिब नहीं है। तो एकदम से राहिल ने ऊंचा कहकहा लगाया और कहा, अरे भाई, हमारे साथ जाने में क्या कबाहत है? हमने अपनी सीट में कौन सी कीलें लगा रखी हैं जो आपको जख्मी करेंगी? फिर राहिल के बेहद इसरार पर मुझे चारों नचार गाड़ी में बैठना ही पड़ा। मुझे शदीद कोफ्त हो रही थी, लेकिन मैं सख्ती से इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरी खाला का होने वाला दामाद था और मैं नहीं चाहता था कि इसके दिल में हमारी तरफ से कोई बुरा ख्याल आए। लिहाजा मैं खामोशी से उनकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। राहिल और सोनिया फ्रंट सीट पर बैठ गए। गाड़ी चलाने से पहले उसने एकदम से सोनिया से कहा, सोनिया, तुम जानती हो ये गाड़ी मैंने कितने की खरीदी? तो सोनिया ने अपनी लाइलमी का इजहार करते हुए अपने कंधे उचकाए। तो उसने कहा, यह गाड़ी मैंने 50 लाख की ली है। मैं तो आम सी गाड़ी में अब सफ़र ही नहीं कर पाता। पता नहीं लोग छोटी छोटी गाड़ियों में कैसे ट्रैवलिंग कर लेते हैं। मुझे तो आम सी गाड़ी में सफ़र करना कभी पसंद ही नहीं आया। अब अगले महीने में एक और नई गाड़ी लूँगा, तुम देखना। तो सोनिया उसकी बात सुनकर इंतहाई हैरत से बोली, अरे क्यों, ये इतनी अच्छी तो है और अभी तो ली है तुमने। तो वो एकदम से बोला, बस यार, मेरा इस गाड़ी से ना दिल भर गया है। मैं तो जब तक साल में 2 बार गाड़ी ना तब्दील कर लूँ मुझे मज़ा ही नहीं आता। अब खुदा जाने वो मुझे बातें सुना रहा था या उसकी नेचर ही ऐसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं शदीद कोफ्त का शिकार था। दिल चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त उनकी गाड़ी से उतर जाऊं, लेकिन कहीं सोनिया को ये न लगे कि मैं उसके मंगेतर से जेलस हो गया हूं। मैं उसको ऐसा कोई भी तासुर अपने हवाले से नहीं देना चाहता था। इसीलिए कड़वे घूंट भरकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगा। आजकल प्राडो की क्या कीमत है, कुछ पता है असद? वो एकदम से पीछे मुड़कर मुझसे पूछने लगा। तो सोनिया की हंसी छूट गई और मैं एकदम से गड़बड़ा गया। नहीं, मुझे क्या पता कि प्राडो की क्या कीमत है। आपके पास कौन से मॉडल की गाड़ी है? उसने फिर से मुझ पर सवाल दागा। तो मैंने संभल कर जवाब दिया कि मेरे पास गाड़ी नहीं, एक बाइक है। हो अच्छा, तो आपको बाइक का शौक है। उसने मुझसे बात करते करते गाड़ी स्टार्ट की, तो मैंने उसकी बात का कोई जवाब उसे नहीं दिया। फिर वो एकदम से सोनिया की तरफ मुड़कर बोला, मैं अगली बार प्राडो लूँगा, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। तो सोनिया ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम जल्दी से प्राडो लो। बस मेरी जान, कुछ दिन का और इंतज़ार कर लो। असल में प्राडो बड़ी महंगी गाड़ी होती है। वैसे तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जल्द ही तुम्हें उसकी सैर करवाऊंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। एक दो दोस्तों को उधार दे रखा है, जो ही वो मेरा कर्जा लौटाएंगे सबसे पहले मैं ये गाड़ी लूँगा और फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। सोनिया उसकी बात पर चहकने लगी, जबकि मेरा सीना अंदर से जलने लगा। देखा जाए तो राहील का और मेरा कोई जोड़ नहीं था। वो मुझसे कद में भी छोटा था और उसका रंग भी गहरा सांवला था और उसकी तालीम भी वाजिबी सी थी, जबकि मैं उसके मुकाबले में ठीक ठाक पुरकशिश पर्सनालिटी रखता था। ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग और ब्राउन आंखें। यूनिवर्सिटी में लड़कियां मेरी पर्सनालिटी को देखकर आहें भरती थीं, मुझसे दोस्ती के ख्वाब देखती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि मेरे दिल के खाने में फ़कत सोनिया की तस्वीर सजी थी और सोनिया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। वो खुद भी काफ़ी हुस्न परस्त थी और उसे सांवले रंग से चिढ़ थी, लेकिन वो सब बातें बचपने की थीं। अब तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई थी और पैसे की अहमियत जानती थी। ये बात वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मैं उसे दुनिया की राहत नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जेब में इतने सिक्के नहीं हैं। इसीलिए उसने इंतहाई समझदारी का सबूत देते हुए राहील का इंतखाब कर डाला, जो काफ़ी अमीर तो था, लेकिन उसके साथ खड़ा कभी भी सूट नहीं करता था। सोनिया दरअसल काफ़ी हुस्नप्रस्त होने के साथ साथ खुद भी ठीक ठाक गोरी चिट्टी थी। सुनहरी बाल और नीली आंखें पुरकशिश सरापा देखने वालों को दूर से ही मबहूत कर दिया करता था। हुस्नप्रस्त होने के बावजूद अब उसे राहील के रंग से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि राहील खूब पैसे वाला है और मर्दों के रंग और उम्र को कौन देखता है। राहील उसके सपनों का शहजादा बन गया था, जो उसके हर सपने को पलक झपकते में पैसों के जरिए पूरा कर सकता था।
चाहे तो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भी घुमाने ले जाए, उसे और क्या चाहिए था। तभी आम सी शक्लो सूरत वाले राहिल को उसने मुझ पर तरजीह देते हुए हाँ कर दी। हमारे सारे ही कज़न इस बात पर हैरान थे, क्योंकि वो सोनिया के बारे में जानते थे कि वो कितनी हुस्न परस्त है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं सोनिया को गहराई से जानता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पैसे की लालच में इतनी खुदगर्ज हो जाएगी कि मुझ जैसे बंधे दिल के नाते को ठोकर मारकर रौन देगी। मैं माजी की राख ही कुरेद रहा था कि इतने में राहिल ने ऊंची ऊंची आवाज में अंग्रेजी गाने लगा दिए। मैं हैरान था कि वाजबी सी तालीम रखने वाला राहिल, जिसे ढंग से उर्दू बोलनी भी नहीं आती, वो शायद सोनिया को मुतासिर करने के लिए गाने लगा कर बैठा था। यकीनन उसे गानों की अलिफ बे भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इतनी ऊंची आवाज पर मेरे कान दुखने लगे। मैं हैरान था कि सोनिया इस बंदे के साथ कैसे गुजारा करेगी। खुदा खुदा करके हम घर उतरे। असल में हम सब एक ही हवेली में रहते थे, जो हमारे पुरखों ने बनाई थी। खाला ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, जबकि अम्मी और फुप्पो नीचे वाले पोर्शन में। अलबत्ता सबके पोर्शन अलग अलग थे, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता था, इसीलिए एक साथ रहने में हमें कभी मसला पेश नहीं आया। मैं उन लोगों से इतना पक चुका था कि गाड़ी से फौरन उतरकर ना तो राहिल का शुक्रिया अदा किया और ना ही उसे घर आने की दावत दी, बल्कि फौरन ही अपने पोर्शन के अंदर चला गया। अम्मा ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो परेशान हो गई, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सब ठीक है, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। मैं अपने कमरे में आया तो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। जो कुछ आज मैंने एक अरसे बाद देखा था, उसको देखने की कभी मेरी तमन्ना न थी। मैंने अब बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था। दिल टूटने के काफ़ी अरसे से मेरी रूटीन काफ़ी सख्त हो गई थी। मैं मुंह अंधेरे निकलता और घर जब वापस लौटता तब भी अंधेरा ही हो रहा होता था। घर आते ही बस अपने कमरे में घुस जाता। अम्मी के अलावा मैं किसी से भी नहीं मिलता था, न किसी से बात करता। मैंने उस घर में रहते हुए अपने आप को दूसरों से बेहद अलग कर लिया था। बस मेरी कोशिश होती थी कि ना कोई मेरे मामले में बोले और ना मैं किसी के मामले में मुदाखलत करूं। अम्मी मेरी इस एक्टिविटी से बेहद नाला थी। वो चाहती थी कि मैं पहले की तरह हंसू बोलूं, हवेली में फिर से रौनक लगाऊं, कम अज़ कम फुप्पो के पास ज़रूर बैठा करूं। दरअसल उनके 2 ही बेटे थे और दोनों ही इस वक्त मुल्क से बाहर थे और वापस आने का नाम भी नहीं ले रहे थे। आज उन्हें गए हुए तकरीबन 20 साल हो गए और इन 20 सालों में फुप्पो उनकी शक्ल देखने को भी तरस गई थी। वो बस फुप्पो के नाम पर कुछ रकम भेज दिया करते। जब भी पैसे आते तो वो उन पैसों को हाथ में लेकर काफ़ी देर तक रोती रहती थी। तो ऐसे में अम्मी अक्सर मुझसे इसरार करती कि तुम जाकर फुप्पो की दिलजोई किया करो, उन्हें औलाद का बहुत दुख है, तुम्हारे रूप में उन्हें कुछ तसल्ली हो जाएगी। लेकिन मेरा तो अपना दिल अपने बस में नहीं रहा था। मुझे तो खुद किसी के सहारे की ज़रूरत थी, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं खुलकर रो सकूं। मैं बड़ी बेचारगी से अम्मा की तरफ देखता और उन्हें समझाने की कोशिश करता कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पर हर दूसरा बंदा अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं या आप फुप्पो के दुखों का मदावा नहीं कर सकते जब तक उनकी अपनी औलाद को इस चीज़ का एहसास ना हो जाए। भला औलाद की मोहब्बत का नेबुल बदल भांजा या भांजी तो नहीं हो सकते ना। तो अम्मा मेरी बात सुनकर अक्सर मुझे कहती कि तुम बहुत कठोर दिल के हो गए हो। उनकी औलाद ने तो जो किया सो किया, लेकिन अगर हम भी उनसे दूर भागेंगे तो वो मज़ीद तन्हा होती चली जाएंगी। तो मैं अम्मा की बात पर अक्सर चिढ़कर बोलता कि अम्मा, तन्हाई इंसान को मारती नहीं है, कोई नहीं मरता, मुझे ही देख लें, मैं भी तो जी रहा हूँ ना। तो अम्मा बड़ी अफसरदा नज़रों से मेरी तरफ देखती। वो मेरे दिल के आलम से बाखबर थी, अच्छे से जानती थी कि मोहब्बत में मिली चोट अभी नई नई है। अम्मा कमरे से जा चुकी थी और मैं एक बार फिर कमरे में तन्हा अपनी ही सोचों से नबरद आजमा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया है। मैंने लगभग 2 माह बाद सोनिया को देखा था, जब से उसकी मंगनी हुई थी। अगर वो मुझे कहीं नज़र भी आ जाती तो मैं अपनी निगाहें फेर लेता। मेरा बस चलता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल जाता। लेकिन मैं अम्मा की वजह से बेहद मजबूर था। मेरे अलावा उनकी कोई और औलाद नहीं थी और मुझे भी उन्होंने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह से लिया था। वो मुझे देख देख कर सांस लेती थी। यूँ समझ लें कि मैं उनकी ज़िंदगी का वाहिद असासा था कि वो मेरे हवाले से ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उनका बस चलता तो वो मुझे घर से बाहर भी ना निकलने देती। लेकिन अब्बा की डेथ के बाद घर के हालात बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब्बा जी जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे वो प्राइवेट कंपनी थी, इसीलिए उसमें पेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। माहवार तनख्वाह अच्छी थी तो अम्मा अब्बा की तनख्वाह को बहुत ही एहतियात के साथ
और इंतहाई किफ़ायतशुमारी के साथ खर्च करती थी, मगर अब उनकी सारी बचत वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होती जा रही थी और इस चीज़ ने उन्हें बेहद परेशान कर डाला था। बज़ाहिर हम एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे जिसमें खाला और पप्पू का ख़ानदान भी साथ रहता था, लेकिन अंदरूने खाना सब एक दूसरे से बेजार और दूर दूर थे। अब्बा की डेथ के तीसरे ही दिन हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब हम तपती धूप तले नंगे सर खड़े हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे सरों पर छाव करे। कहने को इस हवेली में अम्मी की सगी बहन भी रह रही थी, लेकिन उन्होंने भी मुश्किल वक्त में हमसे मुंह मोड़ लिया। अब्बा की डेथ का सदमा तो अपनी जगह था, लेकिन हम दोनों माँ बेटे के लिए अब सबसे बड़ा मसला अपनी बका का था। हमारे ख़ानदान में कभी किसी औरत ने बाहर निकलकर नौकरी नहीं की थी और ना ही हमारे ख़ानदान की औरतों को इतना पढ़ाया लिखाया जाता था। इसीलिए अम्मी के पास ना तो डिग्री थी और ना ही हुनर, जिसके बलबूते पर वो 4 पैसे कमाकर अपना और मेरा पेट भर सके। मैं दिन ब दिन अम्मा को परेशानी से हलकान देख रहा था। मैं उस वक्त तक ग्रेजुएशन कर चुका था। अब्बा अगर जिंदा होते तो मैं अब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता, लेकिन उनके साथ साथ मेरे सारे ख्वाब भी अधूरे रह गए हैं। एक दिन मैंने अम्मा को रोते हुए देखा तो मेरा दिल कट के रह गया। मैं तड़प कर उनके पास आया तो वो मेरे चेहरे को अपने हाथों से थाम कर रोने लगी कि अगर खुदा न खास्ता मुझे भी कुछ हो गया तो तुम अकेले कैसे रहोगे। तो मैंने अम्मा के हाथ अपने होंठों से लगाकर चूम डाले। फिर वो आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हारे अब्बा से एक दफ़ा कहा था कि हमारा असद बहुत अकेला है, उसकी सोनिया से शादी हो जाएगी तो कम से कम ये इत्मीनान रहेगा कि उसे संभालने वाला कोई आ गया है, और फिर अपने खून पर तो पूरा भरोसा होता है। तो तुम्हारे अब्बा ने मेरी बात सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया था। उन्हें इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, लेकिन हाय हमारी बदकिस्मती, ऐसा मुमकिन न हुआ और तुम्हारी खाला ने सोनिया का रिश्ता कहीं और दे दिया। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं सोनिया को कितना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि बड़ी बहन की कितनी ख्वाहिश है। घर में होते हुए भी उसने रिश्ता बाहर दे दिया। अब अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी। है काश अल्लाह तुम्हें इतना अकेला न करता। तो मैं अम्मा की बात सुनकर परेशान हो गया। अम्मा, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, आप ऐसी बातें क्यों करी हैं। मेरी तो दुआ है कि आपसे पहले अल्लाह मुझे मौत दे दे। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एकदम अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुझे डांटने वाले अंदाज में कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक माँ के सामने इतनी तकलीफ दे बात करते हुए। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, खबरदार जो आइंदा मरने वाली बातें की। तो मैंने एकदम से उन्हें कहा, अब आपको पता लगा कि कितनी तकलीफ होती है। आप भी तो मेरे सामने इस तरह मरने की बातें करती हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मत किया करें ऐसी बातें अम्मा, आप आखिर क्यों नहीं समझती। मैं उनकी गोद में सर रख कर रोने लगा तो वो भी रो पड़ी। मैं जानता था कि अब्बू की डेथ के बाद उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए मैंने एकदम माहौल के तनाव को कम करने के लिए उन्हें बताया कि मेरी एक जगह जॉब लग गई है। अब उन्हें कम से कम इस तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बजाय खुश होने के अफसरदा हो गई और परेशानी से बोली, तुम्हें तो आज तक मैंने कभी अकेली गली के नुक्कड़ पर मौजूद दुकान पर भी नहीं भेजा, तो अब इतनी दूर नौकरी के लिए तुम्हें कैसे भेजूंगी, वो भी तन्हा। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसके लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं। मर्द का बच्चा हूँ, अपने दिल से ये परेशानियाँ निकाल दिया करें। और मैं कोई इतना दूर जाकर नौकरी नहीं कर रहा, इसी शहर में नौकरी लगी है। शुक्र करें कि अल्लाह ने हमारे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया है, वरना अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारी सेविंग्स भी ख़त्म होने को आ रही थी। ऐसे में मेरी जॉब करना बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो अम्मा ने सर हिलाते हुए मेरी तायद की और कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगी। तो मैं सर पकड़ कर रह गया। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसे आप उंगली से पकड़कर ऑफिस छोड़ कर आएंगी। तो वो फिक्रमंदी से बोली, तुम बच्चे तो नहीं हो, लेकिन मेरे इकलौते बेटे हो। शौहर के मरने के बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। आजकल के हालात कैसे हैं, तुम यहीं इस मोहल्ले की मार्केट में कोई नौकरी तलाश कर लो, कम अज़ कम नज़रों के सामने तो रहोगे ना। मैंने उनके हाथ प्यार से चूम डाले और फिर उनको समझाने की कोशिश की कि अम्मा, करीबी मार्केट में जो नौकरी मिल रही है वो सुबह से रात गए तक की है और तनख्वाह कम है, जिसमें आपका और मेरा गुजारा आसानी से नहीं हो सकेगा। यहाँ कम अज़ कम तनख्वाह अच्छी है और हम आराम से महीने गुजार सकते हैं। और खुदा के लिए अम्मा, थोड़ा खुद को संभालें, आप तो मेरा हौसला है, आप मेरा हौसला क्यों तोड़ने पर तुली है। तो अम्मा गहरी सांस खारिज करते हुए बोलने ही वाली थी कि मैं एकदम से बोल उठा, अब आप आराम करें, मुझे भी सुबह सवेरे ऑफिस में पहुंचना है, कल फर्स्ट डे है, मैं लेट नहीं जाना चाहता। इसीलिए आप पुरसुकून हो जाएं और सिर्फ अपना सोचें। जहाँ तक सोनिया की बात है,
तो अम्मी, ख्वाहिशें इंसान कर तो सकता है, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये मुमकिन नहीं होता। वो मेरे मुकद्दर में नहीं थी। बस दुआ करें कि मेरे दिल को सब्र आ जाए। और हाँ, आप खाला से मिला करें। मेरी वजह से उनसे नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी एक ही तो बहन है। अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ वही खड़ी होंगी, इसीलिए उनके साथ बना कर रखें। और सोनिया के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसको खुश रखे। मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है। ये सब तो नसीब के खेल होते हैं अम्मा। और ये बात आप ही कहा करती है ना, तो फिर आज आपने इस बात को क्यों फरामोश कर डाला है? तो अम्मा ने एकदम से मेरे माथे को चूमा और कहा, तुम सही कहते हो। बस खफगी आती है ना। आखिर मेरी बेटी में क्या कमी थी कि मेरी बहन ने रिश्ता नहीं दिया? एक नौकरी नहीं थी ना। देखो, आज तुम्हें वो नौकरी भी मिल गई है। अम्मा की बात पर मेरे दिल से एक टीस निकली। मैं उन्हें क्या समझाता कि उनकी बेटी को कोई पक्की नौकरी नहीं मिली। फूड पांडा पर एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, जिसके साथ सोनिया जैसी ख्वाहिशात की मारी लड़की गुजारा नहीं कर सकती। मैंने अम्मा को समझाते हुए कहा, अम्मा, हर वालिदैन अपनी औलाद का बेहतर सोचते हैं। खाला को सोनिया के लिए अगर मुझसे बेहतर लड़का मिल गया है तो इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। ये बात करके मैं उनके पास से उठ गया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं अपने दिल पर जबर करके अम्मा को नहीं समझा सकता था। मैं जानता था इस हवेली में अब्बा के मरने के बाद अम्मा ज़रूरत से ज़्यादा अकेली हो गई हैं, तो कम से कम वो अपनी बहन के साथ तो इत्तेफाक से रहें। आना जाना रहेगा तो अम्मा तन्हाई का शिकार नहीं होगी, और दूसरा, खाला भी गाय बगाए उनकी खबरगिरी करेंगी तो मुझे तसल्ली ही रहेगी। क्योंकि मेरी जॉब की नौयत ऐसी थी जिसमें घर आने का कोई मुकर्रर टाइम ही नहीं था। इसीलिए मैंने अम्मा पर जोर डाला कि वो अपने दिल को खाला की तरफ से साफ कर लें। और ये सब मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि मैं अब्बा के बाद अम्मा को नहीं खोना चाहता था। अम्मा को तो मैंने समझा दिया, लेकिन सच तो यह है कि मैं कभी भी सोनिया को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। जब से सोनिया को राहिल के साथ देखा था, मेरे सीने में एक आग सी लगी हुई थी। इससे पहले कि अम्मा मेरे लिए खाना लेकर आ जाती, मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि सोनिया राहिल को गेट पर रुखसत कर रही है। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो लंबे लंबे डग भरता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। मेरा हमेशा से यही मामूल था कि मैं जब भी परेशान होता ऊपर छत पर चला जाता और अपना दिल हल्का कर लेता। मैं अम्मा के सामने नहीं रोता था कि वो बहुत परेशान हो जाया करती थी, इसीलिए मैं तन्हाई में खुलकर आंसू बहाकर अपना दिल हल्का कर लिया करता। छत पर आकर मैं बेआवाज़ रोने लगा। दिल का बोझ अब कदरे कम था कि अचानक मुझे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गया कि रात के इस पहर ऊपर छत पर कौन आ रहा है। मैंने फटाफट अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को रिलैक्स करने लगा। अचानक सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सोनिया मेरी तरफ आ रही थी। सोनिया को उस वक्त छत पर देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर सीने पर हाथ बांध कर खड़ी हो गई तो मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, सब खैरियत है? तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, तुमसे पूछने आई थी कि तुम कब से इतने बदतहजीब हो गए हो कि घर आए हुए मेहमान को तुमने इतना बेइज्जत कर दिया। तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। मैं क्यों राहिल को बेइज्जत करने लगा? क्या फजूल बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ। जब तुम गाड़ी से उतरे तो तुमने उसको अंदर आने को भी नहीं कहा। ये तो शुक्र है कि मैं साथ थी और वो हमारा मेहमान था, वरना तुम्हारा बस चलता तो उसे दरवाजे से ही भगा देते। देखो सोनिया, तुम बिला वजह बदसन हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं क्या समझूं? क्या तुम्हारे इतने भी अखलाकियात काम नहीं कर रहे थे कि तुम उसे ढंग से अपने यहाँ मधु करते? लेकिन तुम मधु क्यों करते? तुम तो उससे शदीद जेलस हो गए हो ना? तो उसकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। तुम शायद होश में नहीं हो सोनिया। मैं जेलस होऊंगा उस लंगूर से? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अपनी फटपटी बाइक के मुकाबले में लैंड क्रूज़र वाला तो तुम्हें लंगूर ही लगेगा। उसका रंग रूप जैसा भी है, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन वो इतना अमीर है कि मेरे लिए आसमान से सितारे भी तोड़ कर ला सकता है। इसीलिए तुम उससे मेरा दिल बुरा करने के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है। तुम्हारी इन बातों से मेरा जहन बदलने वाला नहीं है। ये कहकर वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैं चाहता तो उसे रोक कर मुझसे की गई बेवफाई पर सवाल उठा सकता था, लेकिन मैं चुप ही रहा। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि मैं बहुत जल्द अम्मा को लेकर इस हवेली से कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रहना और फिर सोनिया को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ विदा होते हुए देखना मेरे लिए किसी इम्तहान से कम नहीं था। अगले दिन मैं फूड पांडा गया तो मैंने डिलीवरी के दौरान किराए के घरों का भी पता किया। एक दो घर थे जिनका किराया मुझे मुनासिब लगा, तो मैंने सोच लिया
कि मैं इनमें से कोई एक घर किराए पर ले लूँगा। मैं अभी मालिक मकान से बात कर ही रहा था कि अचानक मुझे ऑफिस वालों की तरफ से फ़ोन आया कि डिफेंस डीएचए में ऑर्डर लेकर जाना है, लिहाजा फ़ौरन पहुँचो। मैंने मतलूबा ऑर्डर ऑफिस से लिया और डीएचए की तरफ रवाना हो गया। मैं जब गेट पर पहुंचा तो नेम प्लेट पर फिल्म स्टार रानी का नाम देखकर मैं चौंक गया और दिल ही दिल में मुझे हंसी भी आई कि आज तो मैं हकीकत में एक फिल्म स्टार को अपनी आंखों से देखूंगा। मैं अलर्ट होकर खड़ा हो गया था। तभी दरवाज़ा खुला था तो सामने गहरा मेकअप किए हुए एक खातून खड़ी थी और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने झिझकते हुए उनसे कहा, मुझे फिल्म स्टार रानी को ये फूड पार्सल देना है। तब वो मेरे करीब आई तो मैं परेशान हो गया। हैरत है, जिसको सारा शहर जानता हो उसके दरवाजे पर खड़ा एक हैंडसम लड़का फिल्म स्टार रानी को नहीं जानता। तो मैं एकदम से गड़बड़ा गया और फिर उन्हें सलाम करके पार्सल उनकी तरफ बढ़ाया तो वो मुस्कुरा गई। अंदर आ जाओ। उन्होंने पार्सल मेरे हाथ से लिए बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिया तो मैं भी झिझकते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा। जो ही दरवाजे से अंदर गया तो मैंने उनको पुकारा, मैडम आप ही पार्सल ले लें, मुझे वापस जाना है और यहाँ साइन कर दें। तो वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए पलटकर मेरी तरफ देखने लगी और फिर कहा, सुबह का टाइम है और नाश्ते का वक्त भी। तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। वैसे भी अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे, तुम भी आ जाओ। तो मैंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा, नहीं मैडम, मैं ये नाश्ता नहीं कर सकता, आप प्लीज़ अपना ऑर्डर ले लें, मुझे देर हो रही है। तो उन्होंने मेरे हाथ से पार्सल ले लिया। मैंने उनके सामने रजिस्टर रखा तो उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया। मैं फ़ौरन ही उन्हें सलाम करके बाहर निकल आया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अजीब औरत है, अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाकर बाकायदा खाने पीने की दावत दे रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद अमीर लोग ऐसे ही होते होंगे। अगले रोज़ जब मैं काम पर पहुंचा तो मुझे ऑफिस वालों ने फिर उसी एड्रेस पर पिज़्ज़ा ले जाने का कहा। मैं हैरान रह गया कि अभी कल ही तो मैं उसी एड्रेस पर गया था। तो मैंने अपने कुलीग से कहा, तुम इस एड्रेस पर चले जाना, मैंने 3 डिलीवरी देने के बाद मालिक मकान से बात करने के लिए जाना है। तभी मेरे पास से गुजरते हुए मैनेजर ने ये बात सुन ली और उन्होंने मुझे कहा, फिल्म स्टार रानी की तरफ तुम ही डिलीवरी लेकर जाओगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा कहा है कि वो डिलीवरी लेकर आए। मैं मैनेजर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। खैर, नौकरी तो नौकरी होती है, उस पर सवाल उठाने का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा मैं फूड डिलीवरी लेकर उनके घर पहुंचा। इस बार दरवाज़ा उनकी मुलाजमा ने खोला। मैं उसे पार्सल देने ही वाला था कि उसने मुझे कहा, अंदर आ जाओ। तो मैं चुपचाप अंदर चला गया, जहाँ पर मुझे मुलाजमा ने ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद वहाँ से चली गई। ड्राइंग रूम बहुत ही खूबसूरत और आसाइशी चीज़ों से सजा हुआ था, जो फिल्म स्टार रानी के ज़ौक़ का पता देती थी। मुझे अभी बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि वही मुलाजमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। मैंने लाख इनकार किया, लेकिन उसने मुझसे एक ही बात की कि मैडम का हुक्म है कि आपको नाश्ता करवा कर भेजा जाए। तो मैं उसके इसरार पर बैठ गया। नाश्ते में अंडे, जैम और ब्रेड थी, साथ में इलायची वाली चाय। मैंने खूब सैर होकर खाया और जो ही चाय की प्याली ख़त्म की तो फिल्म स्टार रानी पिंक कलर के गाउन पहने ड्राइंग रूम में आ गई। मैं अदब से खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरे पास आज सिर्फ 2 ही ऑर्डर थे, इसीलिए मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी, तो मैं भी चुप करके वहाँ बैठ गया। वो मुझसे मेरे बारे में तरह तरह के सवाल करने लगी, तो उन्हें जवाबात देते देते न जाने कब मैंने अपने दिल की बातें भी उनसे कर डाली, जिन्हें सुनते सुनते वो अफसरदा हो गई। जब मैंने उन्हें सोनिया की बेवफाई के हवाले से बताया तो उनकी आंखों में एक नमी सी चमकी और फिर वो आहिस्ता से बोली कि तुम्हारी कहानी मेरी जैसी ही है। मुझे भी मेरे महबूब ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था कि मैं गरीब थी, लेकिन जब फिल्मों से 4 पैसे कमाने लगी तो वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास आ गया। आजकल उसे फिर पैसों की हवस लगी हुई है, तो मैं अभी सिर्फ इस वजह से उसके आगे हड्डी डाल देती हूँ कि वो मेरी बेटी का बाप है। उनकी कहानी सुनकर जाने क्यों मैं आपदीदा सा हो गया। देखा जाए तो मोहब्बत के मारों का तकरीबन एक जैसा ही अफसाना होता है। मैं वहाँ से उठने ही लगा था कि फिल्म स्टार रानी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी महबूबा का क्या नाम है। तो मैंने उसे बताया कि उसका नाम सोनिया है और बहुत जल्द वो राहिल की बीवी बन जाएगी। तो वो राहिल के नाम पर एकदम से चौंक गई और मुझसे पूछने लगी कि राहिल के बारे में तुम क्या जानते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन उसकी बातों से बस इतना ही पता लगता है कि वो कोई नौ दौलतिया है, नई नई दौलत आई है और वो इसी खुमार में मुब्तला रहता है। मुझे जो थोड़ी देर उसके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ तो बस मैं इतना ही जान पाया हूँ, बाकी वो किसी सूरत भी
सोनिया से मैच नहीं करता, क्योंकि सोनिया बहुत ही खूबसूरत है। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि उसका हुलिया कैसा है, तो मैंने हंसते हंसते राहिल का हुलिया उन्हें बताया। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम तो बता रहे हो कि सोनिया इंतहाई खूबसूरत है, तो फिर उसने राहिल जैसे आम सी शक्ल सूरत वाले मर्द का इंतखाब क्यों किया? तो मैं जख्मी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर बोला, पैसे वाला है और यही उसके इंतखाब की बुनियादी वजह है। अब वो हम जैसे फूड डिलीवरी करने वालों के साथ तो पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। तो मेरी बात सुनकर फिल्म स्टार रानी अफसरदा सी हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं भी उनसे इजाज़त लेकर उठ गया। मैंने फटाफट बाकी 2 डिलीवरीज मुकम्मल की और फिर मालिक मकान से मिलने गया, लेकिन मेरी बात न बन सकी, तो मैं वापस घर चला गया। लेकिन अम्मी को खिलाफे मामूल बहुत अफसरदा देखा, तो पूछे बिना न रह सका। उन्होंने बगैर मुझे कुछ कहे खामोशी से एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कार्ड खोला तो मेरा दिल तेजी से धड़का। ये सोनिया की शादी का कार्ड था। अगले हफ्ते उसकी शादी हो रही थी। अम्मी, मैं इस शादी में शिरकत नहीं करूंगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। आपको मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी बहन का मामला है और इस मामले में मैं आना नहीं चाहता। लेकिन आप मुझ पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगी, बस ये बात याद रखिएगा। तो अम्मी सर हिलाते हुए मुझे कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सोनिया का कोई भाई नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह इकलौती है। अगर तुम होते तो खाला का हाथ बटा देते। तो मैंने उनकी बात का मान रखते हुए कह दिया, ठीक है, मैं खाला के साथ ताउन करूंगा, लेकिन बारात वाले दिन आप मुझसे ये तवक्को नहीं रखेंगी कि मैं वहां मौजूद रहूं। तो अम्मा ने अफसरदगी से मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चल दी। मेरी जिंदगी में अब ऐसा इम्तहान आ रहा था जिस इम्तहान के लिए मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को विदा करना भला कब इतना आसान होता है। अगले दिन फिर मुझे डिलीवरी लेकर फिल्म स्टार रानी के घर जाना था। अब तो ये रोज़ का ही मामूल बन गया था। मुझे उनके घर की डिलीवरी देनी पड़ती थी। मैं तंग भी नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। इस तरह तो कभी किसी ने हमें अंदर बुलाकर चाय पानी का नहीं पूछा। जितनी मोहब्बत से वो मुझे ना सिर्फ ड्राइंग रूम में बिठाती, बल्कि चाय पानी भी देती। कभी कभी उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही तन्हा है और अपने लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढ रही हैं जिससे 2 घड़ी वो दिल की बात कर सके। कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी सुनाए। पता नहीं क्यों जितनी दफ़ा भी मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, तो ऐसा लगा जैसे वो भी अंदर से बिल्कुल मेरी तरह टूटी फूटी हैं। मैं जब डिलीवरी लेकर उनके घर पहुंचा तो मुलाजमा ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, लेकिन आज वो कदरे डरी डरी सी थी। इतने में वो घबराई हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। उसने मुझे कहा, मालकिन के कमरे में चलो। मैंने कहा, सब खैर है ना? तो उसने कहा, खैर नहीं है, बस चलो। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकली तो मैं भी उसकी पैरवी करता हुआ तेज़ तेज़ कदम उठाकर उसके पीछे जाने लगा। जो ही मैं घबराकर मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि सामने राहिल कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने जब मैडम की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर हंसने लगी। मैं फौरन वहां से भागने ही लगा था, लेकिन एकदम मैडम ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। तो मैं रुक गया और परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पूछोगे नहीं कि ये कौन है और मैंने इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया है? तो मैंने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक पुरस्कार तबस्सुम आ गया। मैंने थूक निकलते हुए उनसे कहा, ये तो राहिल है, सोनिया का मंगेतर। अगले हफ्ते इनकी शादी होने वाली है। तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से कहकहा लगाने लगी। सोनिया के साथ शादी होने वाली थी, अब नहीं होगी। तो मैं हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि यही शख्स मेरा शौहर है और जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी ये भला दूसरी शादी कैसे कर सकता है? शादी कोई मजाक है? मेरे हुकूक तो ये पूरे कर नहीं सका, लेकिन हर दूसरी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे तो लड़कियों पर भी हैरत होती है। कम से कम इतना तो देख लें कि बंदे की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो खुद बीवी के टुकड़ों पर पल रहा हो, वो आने वाली को क्या खिलाएगा? उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फटी फटी आंखों से मैडम की तरफ देखने लगा। मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि राहिल पहले से शादीशुदा है और वो भी फिल्म स्टार रानी का शौहर है। मेरी हैरत को देखते हुए मैडम ने मुझे बताया कि ये कोई इसकी पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी ये लड़कियों को झांसा देकर उनकी इज्जतों के साथ खेलता रहा है। हैरत है कि ये सोनिया का शादी तक मामला कैसे चला गया। लगता है बहुत ही शरीफ लड़की है।
मेरे ख्याल में शादी से पहले उसने नज़दीक आने नहीं दिया होगा, तभी इनका ये मामला शादी तक पहुंच गया, वरना इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे मिलती रहती हैं। लेकिन मैंने कभी भी बास परोस नहीं की, क्योंकि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें बांध कर नहीं रख सकते। तो मैंने भी इसे आज़ाद छोड़ा हुआ था, लेकिन अपनी आज़ादी का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है। तुम जाओ सोनिया के पास, उम्मीद है जब उसकी आंखों से लालच की पट्टी उतरेगी तो वो तुम्हें साफ साफ देख सकेगी। मैं बोझल दिल के साथ अपने घर गया, लेकिन मैंने सोनिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो वो मेरी जान को आ जाएगी और मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। उधर शादी के दिन करीब आ रहे थे और राहिल का कोई पता नहीं था। खाला और सोनिया दोनों ही बहुत फिक्रमंद थी, तो मैंने चुपके से मैडम को कॉल की और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया, तो वो भी फिक्रमंद हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा ये मामला हल कर दूंगी। और वो अपनी ज़बान की वाकई पक्की निकली। अगली शाम वो राहिल समेत हमारी हवेली में मौजूद थी। राहिल के साथ इतनी खूबसूरत तरहदार औरत को देखकर हवेली के सब लोग हक्का बक्का रह गए, और जब उन्होंने राहिल के साथ अपना तारुफ करवाया तो सभी ने अपने दांतों तले उंगली दे दी। राहिल हम सब के सामने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था, और मैडम ने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सोनिया और खाला के सामने रख दिया। सोनिया तो ये सब सुनकर वहां से रोते हुए चली गई और खाला सर पकड़कर बैठ गई। मैडम ने एक नज़र हम सब पर डाली और फिर राहिल को लेकर वो चली गई। अम्मी खाला की तरफ रुक गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। और परेशान तो होने की बात भी थी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में शादी के कार्ड जा चुके थे। खाला इंतहाई मुस्तरिब थी कि लोग क्या कहेंगे कि वक्त पर शादी क्यों ना हो सकी। ऐसा क्या हो गया, मैं किस किस को सफाइयाँ देती रहूँगी। वो रोने लगी। इस पूरी हवेली में अम्मी और खाला इस वाक़े पर गमज़दा थीं, लेकिन बाकी हमारे रिश्तेदार, हत्ता कि मेरी फुप्पो के चेहरे पर भी एक अजीब सा तमस्खुर था, और इन्हीं रवैयों ने खाला को इंतहाई दिल बर्दाश्त कर दिया था। अम्मी उनकी मुस्तकिल दिलजोई कर रही थी। मैं भी थोड़ी देर वहाँ बैठकर घर चला आया। खाने को दिल तो वैसे ही नहीं चाह रहा था, तो मैं जाकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सोनिया मेरे कमरे में आ गई, तो मैं एकदम से उठकर बैठ गया। वो एकदम मेरे करीब आई और फिर मेरे पैरों में बैठ गई। वो रो रही थी। उसे यूं रोता देखकर मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बट गया। मैं भी उसके पास आकर बैठ गया और उसे तसल्ली देने के लिए लफ्ज़ ढूंढ ही रहा था कि वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं नादान थी। जहनी सुकून पर दौलत को तरजीह देकर मैंने अच्छा नहीं किया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तब मैंने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि अब वो मेरे निकाह में है। शादी अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही हुई थी, बस राहिल की जगह उसका असली दुल्हा अब मैं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।